देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। क्रूज में रूस का कीव पर ताबड़तोड़ हमला जारी। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यूक्रेन का बड़ा दावा, जेलेंस्की की हत्या की 3 बार कोशिश की गई। जंग में रूस को मिली बड़ी कामयाबी। जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस सेना के कब्जे की खबर। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने की जेलेंस्की से बात। रूस यूक्रेन की जंग के बीच में 9वें दिन भी जंग जारी। अमेरिका ने जताई उम्मीद, रूस और यूक्रेन के बीच जल्द होगी तीसरे दौरे की बातचीत। बनारस में चढ़ा सियासी पारा। आखिरी चरण की जंग फतह करने के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी वाराणसी में करेंगे मेगा रोड शो। गाजीपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा। कहा, विकास सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। यूपी में माफियावाद को किया गया है खत्म। नमस्कार, दमदार बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में हम उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार होता है, यानी कि मुद्दे आपके, मंच हमारा, जवाब देते हैं हुक्मरान, क्योंकि हम पूछते हैं। दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में जिक्र एक बार फिर से यूक्रेन से लौटे हुए छात्रों को लेकर, क्योंकि पूरे दुनिया में संकट यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहे युद्ध को लेकर है, तो वहीं संकट के बीच देश के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कर दिया, कह दिया, जिससे सियासत होती नजर आती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को विदेश जाने के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। और जिम्मेदार ये तब ठहराया जब वो अपने यूक्रेन से लौटे हुए छात्रों से बातचीत कर रहे थे। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने पर हमारी सरकार काम कर रही है, यह भी जिक्र किया, ताकि छात्र देश छोड़कर विदेश ना जाएं मेडिकल शिक्षा पाने के लिए। पीएम मोदी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों से बातचीत की। उन छात्रों और उनके परिवार वालों के साथ सहानुभूति जताई। यूक्रेन में परेशानियों का सामना करने के बाद प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर बच्चों ने भी किया। क्या कुछ बातचीत दरा हुई वहां पर हुई थी, वो हम आपको सुनाते हैं। क्या कुछ बच्चों ने कहा, पहले वो सुनिए। हमारा देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूं, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी ने तो ये वॉर नहीं देखा जो तुम फेस करके आ रही हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको जरूर ही निकाल देंगे। जब अटैक हुआ था 24 को, तो 25 को हम सारे राशन की लाइन में लगे। हमें लगा कि 1 हफ्ते लग जाएंगे हमें इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन हमें 26 को ही मैसेज आ गया कि आज आपका इवैक्यूएशन है। हम बॉर्डर पहुंचे, फिर वहां से हम रोमानियन बॉर्डर को क्रॉस किया, और फिर वहां से इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया। हमें तुरंत इवैक्यूएट किया गया, फ्री फ्लाइट्स, फ्री एवरीथिंग। मेरे पास तो इंडियन करेंसी भी नहीं थी लाने के लिए कुछ। तो हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग स्टडी के लिए गए थे, उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे
नेशंस के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सरकार का धन्यवाद किया, देश के प्रधानमंत्री सामने बैठे थे, उनकी तारीफ की, और जाहिर सी बात है, लेकिन सबके बीच देश के प्रधानमंत्री ने जब बातचीत की छात्रों से, क्या कुछ कहा, कांग्रेस पर क्यों निशाना साधा, पिछली सरकार को लेकर क्यों निशाना साधा गया, क्या कुछ उस वक्त उन्होंने कहा, जरा वो सुनिए। हमारा देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन हम लगे हैं। देखिए, पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 तक पहुंच गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी, अब पिछले 5 साल में हम इसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। यूपी में भी नए 2100 विद्यार्थियों के लिए सीटें बनाई हैं। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी करीब डबल हो रही है, और मेरी कोशिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं, तो शायद 10 साल के भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाए। हालांकि जब जिक्र देश के प्रधानमंत्री ने शिक्षा नीति को लेकर किया हो, पुरानी सरकार को लेकर निशाना साधने की कोशिश की हो, तो फिर सियासत तो होगी। यही वजह है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ओर से यह कहना शुरू कर दिया गया कि अब तो आपकी सरकार है, आपने क्या कर लिया। जरा सुनिए। पिछले 8 साल से मोदी जी ने कौन सी शिक्षा नीति बनाई है कि जो विदेशों में बच्चे पढ़ने जाने से अपने आप को रोक लें। आईआईटी के दाम जो है, आईआईटी में फीस उन्होंने बढ़ा दी, 20 गुना कर दी। मेडिकल की फीस उन्होंने बढ़ा दी। ये 2014 के बाद हुआ है। तो विदेश में जाने वाले बच्चों को इस तरह की बात करना ये हास्यास्पद है। जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी, वहां पे एम्स, आईआईटी जैसे संस्थान जो है कांग्रेस ने खोला है। आज वो शिक्षा नीति पे सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा पे बजट आधा कर दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी ऐसी राजनीति छोड़ें। तो हिंदुस्तान में लगातार इस तरीके की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, जिस पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं सरकार से, और सरकार की तारीफ भी की जा रही है, सरकार के नुमाइंदों की ओर से की जा रही हो या फिर छात्रों की ओर से की जा रही हो। ऐसी स्थितियां हैं कि अलग अलग तरीके की वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें देश का गौरव है, तो वहीं स्थिति ऐसी भी है कि भारतीय नागरिकों को समय रहते निकाला नहीं गया, इसलिए विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं और स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। लेकिन सबके बीच देश के प्रधानमंत्री का यह बयान आ जाना वो और भी ज्यादा सियासी हवाओं को और ज्यादा हवा दे देता है। सियासी फिजाएं और ज्यादा घूमना शुरू हो जाती हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हिमांशु सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए। हिमांशु जी, बहुत स्वागत आपका। मोहम्मद रफियता जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। मोहम्मद साहब, आपका बहुत स्वागत है। राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका। राजपुंज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। राजपुंज जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर आर.एस. बेदी हमारे साथ हैं, सलाहकार हैं विश्व चिकित्सा संघ के। आर.एस. बेदी जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहली शुरुआत राजेश जौहरी जी आपसे कर रहा हूं मैं, क्योंकि इस तरीके का वर्जन देश के प्रधानमंत्री का छात्रों से बातचीत करते हुए सामने आया है, और जाहिर सी बात है कि बात अगर शिक्षा को लेकर होगी, बात अगर शिक्षा नीति पर उठ रहे सवाल को लेकर होगी, पुरानी सरकार को लेकर होगी, तो बात इस बात को लेकर भी उठेगी कि पिछले 8 सालों में वर्तमान की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने किया क्या जिससे बच्चे अपना वतन छोड़कर न जाएं। क्या लगता है आपको कि क्या केवल एक सियासी एंगल के तौर पर इसको देखें, या वाकई इसमें बहुत ज्यादा गहराई छुपी है कि भारत छोड़कर नहीं जाना पड़ता छात्रों को? देखिए, जो अपनी अभी नई शिक्षा नीति आई है कुछ समय पहले, और उस नई शिक्षा नीति को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें उसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो यहाँ के छात्र हैं, एक तो रोजगारोन्मुखी उनको शिक्षा मिले, दूसरा प्रैक्टिकल शिक्षा मिले, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान रहे जिन्हें काम आए, और तीसरी चीज की संस्कृति से जुड़े, अपनी संस्कृति को सीखे, अपनी संस्कृति के गौरव को समझे, और
जो अपनी भाषा में, अगर समझ लीजिए कि वो बच्चा, कोई भी बच्चा अपनी भाषा में अगर 5वीं 8वीं तक पढ़ लेता है तो उससे ज्यादा होशियार कोई दूसरा बच्चा नहीं होगा। ये चाइना, जापान, जर्मनी के लोगों ने हमको सिखा दिया, क्योंकि वो लोग यही करते हैं। अब देखिए, जहां तक बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में ऐसा कहा कि हमारे यहाँ शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था, कुछ हद तक वो गलत है बात, इसलिए कि ये जो बच्चे जा रहे हैं, ये वो जा रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स, ऑलरेडी स्टेब्लिश डॉक्टर्स है, उनकी पीढ़ी है, तो उनको लग रहा है कि अब इस पीढ़ी को कौन संभालेगा, बच्चे पीएमटी और क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उनको वहां भेजा जाता है। वहां पे बड़े आराम से पास भी हो जाते हैं, आराम से एडमिशन भी हो जाता है और सस्ते में भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात, मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ भी है प्राइवेट के, पर अपने यहाँ खर्चा बहुत ज्यादा आता है, कैपिटेशन फी, तो ये एक बड़ा कारण है। तो वो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य उनका यही है कि वो बच्चे वहां जाकर डिग्री ले आए तो कम से कम फिर यहाँ आकर उनकी प्रैक्टिस संभाल लेंगे। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते एकदम से कि शिक्षा नीति, क्योंकि वो बच्चे वो हैं जो पढ़ नहीं पाए, जो किसी कारण से पढ़ाई में पीछे रह गए, पर अब उनके डॉक्टर बनाना है, इसलिए वो चाहते हैं। हाँ, अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि सुई भी नहीं बनती थी यहाँ पर जी। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि सुई भी नहीं बनती थी। अपने यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां थी, अपने यहाँ पूरी दुनिया के मैक्सिमम जो ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम पे पूरी दुनिया के आधे हिस्से में गोला बारूद भारत से जाता था। एक बात। दूसरी बात ये है कि 1600 में जो हमारी इकोनॉमी थी, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा शेयर था 49%। तो ये बातें कहना बहुत ही हास्यास्पद है कि हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, हमारे यहाँ स्थिति अच्छी नहीं थी। अपनी इकोनॉमी अगर 49% पूरी दुनिया के ट्रेड शेयर हमारे पास था, तो इसका मतलब हम कितनी बड़ी इकोनॉमी रहे होंगे। तो ये कहना बिल्कुल ही बेकार है कि अपने यहाँ कुछ भी नहीं बनता था। पर हाँ, मोदी जी को इस चीज से बचना चाहिए था कि ये प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए, ये बात सही। ठीक, ओके। राजपुंज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजपुंज जी, क्या लगता है, जो जिक्र अभी राजेश जौहरी जी ने भी किया कि वर्तमान में मोदी सरकार है और पुरानी सरकार को लेकर फिर से निशाना साधने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री ने किया है छात्रों से बातचीत करते हुए, और ये कहा उन्होंने कि पुरानी सरकार में अगर काम कर लिया होता तो शायद आपको यूक्रेन जाने की आवश्यकता न होती, पुरानी शिक्षा नीति बेहतर अगर होती तो। क्या लगता है सर आपको, क्या ये स्थिति है? क्योंकि स्थिति तो आज भी ये है कि लगातार विदेश छात्र जा रहे हैं 2015 के बाद, 2014 के बाद। ऐसा तो नहीं है कि सिलसिला वो थम गया हो? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जौहरी जी जिस प्रकार से कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज की समस्या है, ये तो सदी से चला आ रहा है। जब से देश हमारा आजाद हुआ है, हमारा ब्रेन ड्रेन होता ही चला है। और ब्रेन ड्रेन मतलब ये है कि हमारे जो ब्रेन्स हैं वो आज भी वर्ल्ड में कोने कोने पे फैले हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे यहाँ रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रिजर्वेशन के होते हुए भी लोगों को एडमिशन नहीं मिलता, तो जिस प्रकार से वो रास्ता ढूंढते हैं। तो मैं सहमत नहीं हूँ जौहरी जी की बात से कि जौहरी जी कह रहे हैं कि लोग बड़े लोग हैं जो पैसे के बलबूते पे जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, लोग तो वो है बेचारे जो अब ये सोच रहे हैं कि जो 50 लाख 35 लाख लोन लेके गए थे, अब उनको कैसे चुकाएंगे। ये तो वो माँ बाप हैं जिनको अब ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को, हमने भेजा था अपने घर को अपने कारोबार को उनके अंदर क्या क्या लेना था, तो अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए भेजा था। तो आज वो ये सोच रहे हैं कि उनका पैसा कैसे मतलब वो दे पाएंगे। तो बहुत विकट समस्या है इस समय। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इनिशिएटिव दिया है, इस प्रकार से बच्चों से मिले हैं, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार जरूर इनके लिए अगर हो पाएगा या कर पाएंगे आने वाले समय में, तो जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज खोले, कुछ कॉलेज इस प्रकार की शिक्षा, कुछ वीकेंड क्लासेस में किस प्रकार से इनको नहीं अकोमोडेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज तो बहुत विकट समस्या है। नहीं, लेकिन राजपुंज जी, देश के प्रधानमंत्री का छात्रों से बातचीत करना, उनके एक्सपीरियंस को उनसे समझना कि क्या वहां स्थिति रही और सरकार ने जो काम किया वो सब जानते हैं, और उसका बखान गुणगान किया भी वहां पर छात्रों ने बैठकर कि हाँ आपने काम किया। लेकिन फिर वो पुरानी शिक्षा नीति पर सवाल उठा देना, देश के प्रधानमंत्री का एक संवैधानिक बॉडी है वो, और क्योंकि अब कांग्रेस के नेता ये जिक्र करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मोहम्मद रफियादा जी भी कहेंगे कि अब तो आपकी सरकार है। देखिए, ये तो विपक्ष कुछ भी कह सकता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छे कार्य कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड उसको सराह रहा है।
पूरे वर्ल्ड में उनको सराहनीय कदम के ऊपर उनकी उठाया जा रहा है। देखिए अब कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई करेगा ही ना। वैसे भी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का अंतिम चरण अब रह गया है, तो इस प्रकार से कहना भी जी ओके ठीक है। मोहम्मद रफियादा जी हमारे साथ बने हुए हैं। रफियादा साहब, क्या लगता है आपको कि देश के प्रधानमंत्री ने बातचीत की बनारस में और आज रोड शो भी उनका होने जा रहा है और इन सब के बीच चुनाव भी है और ये जिक्र उनका करना कि पुरानी सरकार ने अगर अच्छी नीति बनाई होती शिक्षा की तो फिर आपको जाना ना पड़ता और ये स्थिति ना होती कि विदेश में बच्चे फंसे हुए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? सीधा बनारस ही चलेंगे, हम बनारस से शुरुआत करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये, आप सोचिए, बनारस में बैठे हैं, बनारस में बोलते हैं और उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उन्हीं से बात करते हैं। और क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, ये आपदा में अवसर ढूंढते हैं, हर जगह आपदा में अवसर ढूंढते हैं। ये भी इनका आपदा में अवसर है क्योंकि देखिए अगर इन्हें आप छात्र बोल रहे हैं, अभी तक कितने छात्र आए हैं? अभी तक 2000 2500 छात्र आए होंगे, 4000 छात्र आए हैं। कुछ जिन छात्रों को इन्होंने अभी तक बचाया है, भारत लेके आए, वापसी की है, तो उनमें से आप कितने छात्रों से मिले हैं प्रधानमंत्री? और वो भी उत्तर प्रदेश के छात्रों से बनारस में जाके मिलते हैं, बैठते हैं और अपना महिमा मंडन करवाते हैं, गुणगान करवाते हैं। वीडियो तो जो जनरल वीडियो है वो जेन्युइन वीडियो है, वो आ रहे हैं। आपने देखा होगा रोमानिया में किस तरह हमारे केंद्रीय मंत्री को एक मेयर जो है रोमानिया का, वहां का एक मेयर जो जिस तरीके की भाषा में बोल देता है कि हम इनको लेके आए हैं, हम इनको खाना दे रहे हैं, आप ज्यादा उड़िए मत। जो भाषा में जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो है सिंधिया जी, उनको जिस भाषा में जवाब मिलता है तो पता चल जाता है। इससे पहले एक जो जिस मीडिया की बात करते हैं, मीडिया का एक व्यक्ति जब मैं ये बता रहा हूँ हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। जो बाइडेन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि रणनीतिक साझेदार सबसे बड़ा है कि आप क्या कदम उठा रहे, रणनीतिक साझेदार का नाम लेते ही बाइडेन उस पत्रकार को, भारतीय पत्रकार को, हमारे पत्रकार को कहते हैं, क्या कहा? रणनीतिक साझेदार। तो ये प्रधानमंत्री और ये सरकार जो ये सरकार है, नहीं मैं उस पर रफियादा जी, मैं उस पर कमेंट लेना नहीं चाह रहा कि क्या सरकार ने किया, क्या उसका फेलियर है। मैं बता रहा हूँ उसी सर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जिस तरह की बात करते हैं ना, प्रधानमंत्री पद एक संवैधानिक पद होता है, उस पर बैठ के अगर कोई व्यक्ति इतनी निचले स्तर की बात करता है तो उसको उसी स्तर का जवाब दिया जाएगा। ये बिल्कुल रणनीतिक बात नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। हम किसी रफियादा साहब, ये एक स्थिति तो है हिंदुस्तान के अंदर कि यहाँ एमबीबीएस के छात्रों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा और मिलेंगे। देखिए अभी जो कहा जौहरी जी ने कहा, तो मैं उनके उस चीज से नहीं कि पैसे वाले लोग जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जिन बच्चों के अच्छे परसेंटेज आए हैं, मिडिल क्लास के बच्चे भी रोमानिया गए, यूक्रेन गए, क्योंकि वहाँ शिक्षा जो है, मेडिकल की शिक्षा वहाँ सस्ती मिल रही है। हमारे यहाँ 1 करोड़ के करीब लगभग कहते हैं कि मेडिकल का एमबीबीएस होके निकलते हैं, वहाँ 20 लाख 25 लाख में एमबीबीएस होके छात्र निकल रहा है। तो अच्छा, दूसरा ये है कि सरकार ने ये अचानक से बढ़ा दी वर्तमान की गवर्नमेंट ने, या फिर रफियादा साहब ये पहले से एक कंडीशन अभी बढ़ाई है। देखिए शिक्षा महंगी है, हम पहले कहते हैं पहले भी महंगी है शिक्षा, लेकिन ये सरकार आपकी सरकार में क्या 5 लाख थी, अब 1 करोड़ हो गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एकदम से देखिए अभी की जो पद्धति है, जो भारत सरकार की जो वर्तमान है, आपने देखा होगा जिस तरीके से इन्होंने ये मेडिकल की शिक्षा में जिस तरीके से बढ़ोतरी करी थी, फीस में बढ़ोतरी करी थी इन्होंने, जो तो ये मेरे ख्याल 2 साल पहले की बात है, तभी ये मैटर आया था कि भारत में मेडिकल की शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, करोड़पतियों के बच्चे ही मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और मिडिल क्लास के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो जो भारत में रह के मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर रहे। और दूसरा, इन्होंने प्रधानमंत्री कहते हैं कि पिछली सरकारें, अरे हर बात ये पिछली सरकार को, ये इतने निचले स्तर की बात कर देते हैं, छात्रों के बीच बनारस में बैठ के बनारस के चुनाव की पूर्व संध्या पर ऐसी बात करते हैं। तो ये आईआईटी किसने बनाई थी, एम्स किसने बनाए हैं, जितने और मेडिकल कॉलेज, वो तो कह रहे हैं कि पहले 400 से 500 मेडिकल या 300 से 400 मेडिकल कॉलेजेस थे, हमारी गवर्नमेंट आई, उसको हमने बढ़ाकर 700 कर दिया। पहले सीट्स कम थी, लगभग 80,000 थी, अब सीट्स को बढ़ाया एमबीबीएस में हमने 1.5 लाख कर दिया। सोच का विषय है नहीं, मैं इसलिए मैंने आपको जगह दी रफियादा साहब कि आप कम से कम बता पाए।
बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। विज्ञान भवन में बैठ के प्रधानमंत्री कह देते हैं कि 125 करोड़ भारतीयों को मैंने घरों की चाबी दे दी थी। विद्वान लोगों के बीच बैठ के विज्ञान भवन, विज्ञान भवन, ठीक है सर, मैं अब लौट रहा हूँ आपके पास। ओके, आप मीडिया के लोग लपेट देते हैं, उसकी चर्चा तक नहीं करते सर। मैं तो सर, हम तो सर वो टॉपिक उठा रहे हैं जो बच्चों से जुड़ा हुआ है, यूक्रेन से लौटे छात्रों से जुड़ा है, देश के भविष्य से जुड़ा है। रफियत साहब, इस पर तो शोध आप लोगों को करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए कि क्या स्थिति बन गई हिंदुस्तान की कि विदेश जाना पड़ता है छात्रों को। 8 सालों में विदेश जाना पड़ रहा है छात्रों को। 8 साल पहले भी विदेश जाया करते थे, पहले भी फीस ज्यादा थी, अब भी फीस ज्यादा है। आपको उस वक्त काम कर लेना चाहिए था जो अब करना पड़ रहा है, या अब भी नहीं किया जा रहा है, तो ये भी एक सवाल है। मैं आ रहा हूं रफियत जी, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। और भी लोग हैं, उनके साथ बातचीत कर लें जरा। डॉक्टर आर.एस. बेदी जी सलाहकार हैं विश्व चिकित्सा संघ से। आर.एस. बेदी जी, हम कंपैरिजन बेसिकली कर रहे हैं, और कंपैरिजन इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कंपैरिजन का एक जिक्र कर बैठे। वो कह रहे हैं कि पहले व्यवस्थाएं बेहतर नहीं थी, पुरानी शिक्षा नीति अच्छी नहीं थी, नई शिक्षा नीति लाए हैं। तो वहीं स्थिति एक ये भी है कि बजट शिक्षा का जो है वो कम कर दिया गया है, ये भी एक मसला है। लेकिन एमबीबीएस का अगर हम जिक्र करें, यूक्रेन में जो फंसे हुए छात्रों का अगर जिक्र करें, तो क्या यह स्थिति है कि हिंदुस्तान छोड़कर उनको वहां जाना पड़ता है? यहां पर वो पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते और यहां व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती? बेदी साहब, देखिए, मैं डॉक्टर होने के नाते और आईएमए का और WMA जो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का सदस्य होने के नाते पहले तो ये कहूंगा कि ये पॉलिटिक्स के दायरे में ये मुद्दा आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संगीन मुद्दा है, बहुत ही सीरियस मुद्दा है, और ये जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के नागरिकों की सेहत के साथ। तो ये इसको हमें पॉलिटिक्स के नजर से हट के देखना होगा। और मैं 1 मिनट लूंगा आपको ये बताने के लिए कि ये सारा जो है हुआ क्या है कि यूक्रेन या ऐसे बाहर के देशों में, चाइना या कुछ एक, तो हम सब जानते हैं कि वहां की फीस जो है यहाँ से 1/4 है या 1/5 है। वहां पर 20 या 25 लाख में पूरी पढ़ाई हो सकती है, और वो भी देने पड़ते हैं 4 या 5 साल में। जबकि हिंदुस्तान में सडनली पिछले 2 साल में 400-500% जो है प्राइवेट कॉलेजेस ने अपनी फीस बढ़ा दी है। उसकी वजह से जो अब एक पूरे 4.5-5 साल की जो फीस है वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है। दूसरी क्या हुई है, नीट का जो क्वालिफाइड जो एग्जाम है उसकी जो परसेंटेज को ना करके उसमें परसेंटाइल के रूप में इसको नीट को क्वालिफाइंग एग्जाम कर दिया है। उसका नतीजा क्या हुआ है, मंशा जो भी रही हो, मगर नतीजा क्या हुआ है कि 90% लोग जो हैं वो नीट को क्वालिफाई कर जाते हैं। अब इसका असर क्या है? असर ये है कि एक आदमी ने 15% मार्क्स लिए हैं या 20% मार्क्स लिए हैं, वो भी क्वालिफाई कर गया है, और जिसने 80% मार्क्स लिए हैं वो भी क्वालिफाई किया हुआ है। अब क्योंकि सिर्फ 50% जो सीटें हैं वो गवर्नमेंट में है, 50% से ज्यादा जो है वो प्राइवेट में है, जहां भी मैंने बताया कि तकरीबन 1 करोड़ के जो फीस आती है। अब क्या हो रहा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को एक मौका मिल गया है कि जो 70% वाला या 60% वाला बच्चा है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं आ सकता, या गवर्नमेंट कोटे में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं आ सकता, वो बेचारा पैसे ना होने की वजह से वो वंचित रहता है, और कम जो क्वालिफाई किए हुए जो मार्क्स वाले बच्चे हैं उनके पास पैसा होता है, वो इस प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो ये सारा जो हमने चेंज किया है, पहले जो है बहुत कम तादाद में मेडिकल कॉलेजेस हो रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी फीस इतनी ज्यादा है कि वो भी बच्चे जो डिजर्विंग है वो उनको इसका फायदा नहीं हो रहा। और आप बाहर के मुल्कों में जो जा रहे हैं लोग, सिर्फ पैसे के लिए नहीं जा रहे हैं, वो इसलिए भी जा रहे हैं कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं उनकी जो स्तर है, क्वालिटी है एजुकेशन का, वो भी बहुत कम है। अब इसमें एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है कि फॉरेन मेडिकल जो ग्रेजुएट का एग्जाम है उसको इतना ज्यादा इन्होंने सख्त कर दिया है कि सिर्फ 15 या 20 या 25% लोग उसके अंदर पास हो रहे हैं। और ये भी मैं समझता हूं कि इसको कहने में मैं गुरेज नहीं करूंगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो जिनके पास है वो
जनरली जो है वो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से उनका संबंध है। तो उन्होंने ये सारा कुछ लगता है ऐसे मिलके ये ऐसा बनाया हुआ है ताकि बाहर के लोग यहाँ से ना आ सके और लोगों को मजबूरन हिंदुस्तान में ही बहुत ज्यादा फीस देने के बावजूद भी दाखिला लेना पड़े। ठीक है, अब अभेदी जी एक थोड़ा कंपैरिजन मैं चाह रहा था आपसे कि कंपैरिजन थोड़ा सा मालूम चल जाए। आपने दो चीजें बताई कि प्राइवेट कॉलेजेस पहले कम थे, अब थोड़े से बढ़ गए, और ऐसा होना भी चाहिए कि कॉलेजेस तो बढ़ेंगे ही जब कंपटीशन होगा, या फिर हो सकता है कि जिसमें मार्जिन होगा तो वहां पर चीजें बढ़ेंगी। पॉलिटिशियंस हैं कई सारे, उनका बैकग्राउंडर आपने जैसे कहा, और इसके अलावा टफ कर दिया एग्जाम बाहर के लिए। ये भी एक मसला है कि प्राइवेट कॉलेजेस में ज्यादातर बच्चे जो है पढ़ने पर मजबूर हो गए और उनको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। तो कंपैरिजन अगर मैं करूं पुरानी गवर्नमेंट का और वर्तमान की गवर्नमेंट का, उसमें थोड़ा सा अगर मुझे आप बता पाए तो। देखिए, पुरानी गवर्नमेंट में ही शुरू हो गया था ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एक ऑटोनॉमस बॉडी थी। तो आईएमए भी बार बार कह रहा है कि ये ऑटोनॉमस बॉडी जो एक इलेक्टेड बॉडी है, उसके पास ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होनी चाहिए थी। हाँ, उसमें ये जरूर हुआ कि मेडिकल कॉलेज नए बनने की रफ्तार बहुत सुस्त थी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसमें जो ये मेडिकल काउंसिल का ऑफ इंडिया का ये जिम्मेवारी नहीं थी, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी कि ये मेडिकल कॉलेजेस को और खोले। अब अभी भी क्या है, इन्होंने मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस पहले भी नहीं ज्यादा खुले थे और ये मेडिकल कॉलेज नहीं खुल गए। अगर हमें करना भी है, जैसे आयुष्मान में हमने इंश्योरेंस के जरिए हमने फंड्स इन्फ्यूज किए हैं, तो मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अगर लगता है कि उनको खर्चे ज्यादा है, उनको फीस इतनी लेनी ही पड़ती है, तो गवर्नमेंट उनको कुछ माली सहायता दे, ताकि कुछ जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे और कुछ पैसे जो है उनको स्टूडेंट्स के द्वारा लेने पड़े। जी, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस पहले भी कम थे और अब भी वही स्थिति है, बहुत खास उसमें बदलाव नहीं आया, ये आप कहना चाह रहे हैं बेरी साहब? गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई बदलाव नहीं आया है, सारे जो नए बन रहे हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ओके, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बहुत अच्छी बात आपने कही, और एक जो कंपैरिजन है वो भी थोड़ा सा क्लियर हुआ है कुछ हद तक। जौहरी साहब, इस पर मैं आपका कमेंट लूंगा, लेकिन अनुपम जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, प्रवक्ता अनुपम जी। देश के प्रधानमंत्री का छात्रों से मुलाकात करना और उनको उनका हाल पूछना यहां तक ठीक था, लेकिन शिक्षा नीति को लेकर सवाल पुरानी सरकार को लेकर कर देना, क्या ये ठीक है? और अगर ठीक है तो फिर भी क्यों लोगों को और बच्चों को बाहर जाकर पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि 8 साल से आपकी सरकार है? देखिए, मैं आपको इतना बताऊंगा, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में 70 साल जो राज किया वो किया कांग्रेस ने। ठीक है, आप लोग को सबको मालूम है, कांग्रेस ने आज जिस तरीके से कार्य किया था, उसमें से जो कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, जो चीजें बननी चाहिए थी, जिस तादाद बननी चाहिए थी, वो उन्होंने बना के नहीं दी देश को। सर, बेदी जी कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस पहले भी उतने ही थे और अब भी उतने हैं, उसमें बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। आपने किया क्या इन 8 सालों में, यही सवाल है। देखिए अभी आपको जैसे मालूम है, उत्तर प्रदेश की प्रदेश में अगर हम बात करें, जिस तरह से योगी जी ने आज उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा लगभग 75 जनपद है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें 59 जनपद से जो है वो कम से कम मेडिकल कॉलेज क्रेडेंशियल करने की कार्रवाई हो चुकी है। और उनका ये मानना है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। वो ना पूरा भदोही में देख रहे हैं, वहाँ पर चिकित्सा विश्वविद्यालय का कार्य निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ गोरखपुर में आयुष विद्यालय का काम चल रहा है। जिस तरीके से एमबीबीएस की डिग्री अभी 938 सीटें बढ़ाई है, आपने देखा हुआ भारत सरकार की तरफ से 900 सीटें तुरंत तत्काल सूचित कर दी गई। कहने का मतलब ये रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। मेरा ये कहना है, आज देश की स्थिति जो कांग्रेस से कर गई है, उसको जिस तरीके से पटरी पर लाने का कार्य जो है भारत सरकार कर रही है, मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं। आज देश में नीट की परीक्षा में कितने स्टूडेंट निकल पाते थे, जो पहले पढ़ाई करते थे उसमें कितने छात्र उत्तीर्ण हो पाते थे, आपको बताइए लोग कितने लोग पकड़े गए जो दूसरे पेपर सॉल्व किया करते थे। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में बड़ी घटना हुई थी, जिसमें से एक सॉल्वर पकड़ा गया, उसके बाद संपत्ति जब्त कराई गई, ताकि कोई इसी तरीके से दोबारा कोई गलती न करे। जो परीक्षा आदमी खुद पढ़ाई करे, मेहनत करे और नीट को क्वालिफाई करे और निकाले। और साथ साथ इंटरमीडिएट टाइम में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का जो कार्य किया जा रहा है,
उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया जा रहा है और वो पूरे देश में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आज हर प्रदेश एक दूसरे प्रदेश से एक कंपटीशन की भावना का काम कर रहा है, ताकि कहीं न कहीं आज पंजाब के लोग बाहर जाते हैं, गुजरात के लोग बाहर जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाते हैं। ये सर आप मैं जो पूछ रहा हूँ सर वो आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल सिंपल सा है कि अगर सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर बच्चों को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है, और पिछले 8 साल के डाटा पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं क्योंकि मोदी देश के प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आपने किया तो वो क्या किया उसका मैं उसकी जानकारी लेना चाह रहा था आपसे। बेरी साहब फटाफट से आपके पास भी आ रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को भी है। मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, आ रहा हूं अनुपम जी, आ रहा हूं मैं सर, आ रहा हूं, ओके आ रहा हूं मैं। बेरी साहब मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया खुद देश के प्रधानमंत्री ने, पहले 300 से 400 मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन अब हमारी सरकार में 700 मेडिकल कॉलेजेस हो गए। इसको कैसे देखें हुए देश के प्रधानमंत्री ने खुद जिक्र किया। और पुरानी सरकार के टाइम में 5 साल का एमबीबीएस का जो पीरियड है उसमें फीस क्या हुआ करती थी, अगर आप बता पाए तो, और अब 1 करोड़ आपने बताई दी। सर मंगल ग्रह में बनाया मेडिकल कॉलेज। देखिए जो पुरानी फीसें थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो इतनी कम थी कि ये ऑलमोस्ट कोई भी जो प्रोफेशनल कॉलेज है वो और कोई भी सदस्य या स्टूडेंट है और उनके पेरेंट्स हैं वो बड़े आसानी से इसको अफोर्ड कर सकते थे। ठीक है। प्राइवेट ने क्या किया था कि इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ये हिदायत दी थी कि वो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस तय करेंगे ताकि ये फीस में कुछ हद तक लिमिट रखी जा सके। ये जो हद है अब जो है ये इन्होंने हटा दी है और एनएमसी ने ये घोषणा की है कि जो सीटें प्राइवेट में बच्चों की है वो फॉर प्रॉफिट सीट है, इनका नाम दिया गया फॉर प्रॉफिट सीट। इसका मतलब ये है कि उनको खुली छूट है कि उन सीटों के संदर्भ में वो इट मींस इनको इन सीटों को बेचा जाए सकते हैं। इसकी वजह से ही 400 से 500% हाइक हुई है फीस में पिछले 2-3 सालों में। ओके, यानी कि पहले स्लैब था वो स्लैब खत्म कर दिया गया बैरिकेड से पहले, अब कोई बैरिकेड्स नहीं है और बड़ा इजीली उसको मेडिकल प्राइवेट मेडिकल जो कॉलेजेस हैं वो फ्री कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट पहले तय करती थी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एक छात्र से कितनी फीस ली जा सकती है, अब ऐसा कुछ स्टेट के पास तैयारी नहीं। ठीक, लेकिन मैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस का थोड़ा सा जानना चाह रहा था क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री ने कहा 700 मेडिकल कॉलेज हो गए, पहले तो 400 थे। बेदी साहब देखिए अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा तो गवर्नमेंट की कितनी हुई है ये इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो फिर प्रधानमंत्री क्या प्राइवेट कॉलेजेस को इंडिकेट कर रहे थे? वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कह रहे थे कि 700 हो गए। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो अगर हो गए हैं तो प्रॉब्लम तो यही है कि अफोर्डेबिलिटी का बहुत ज्यादा इसके अंदर इशू है। दूसरा इशू तो ये है कि अभी उनकी घोषणा हुई है एक मेडिकल कॉलेज को खुलने और चलने में, उसके साथ उसके हॉस्पिटल जुड़े होने चाहिए, समय लगेगा। घोषणा करना बहुत अच्छी बात है, घोषणा हुई है, आगे जाके क्या होता है चलिए, यानी कि कम से कम 60-65 सालों में कम से कम स्थिति ऐसी थी कि 400 मेडिकल कॉलेज दिए कांग्रेस के टेन्योर में या पुरानी सरकार में खाली पड़ी है। तो ये आपको पता चलता है कि लोग जो है हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना ही नहीं चाहते। वाकई ठीक सर, ओके मैं लौट रहा हूं आपके पास। राजू जौहरी जी क्या जवाब है इसका, क्योंकि बड़ी स्थिति जो सबसे आखिर में बोला बेदी साहब ने कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना नहीं चाहते, ये एक स्थिति है। दूसरा ये कि प्राइवेट कॉलेज में बेचारे वो एडमिशन ले कैसे, उनको इतनी फीस उनके परिवार वाले कैसे जुटा पाए, यही वजह है कि बाहर का रुख करना पड़ता है। देखिए बेदी साहब की इस बात से हम सहमत इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए लोग मरते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना मतलब आपका एक अच्छा डॉक्टर, मेडिकल फील्ड का एक अच्छा करियर बनना तय होता है, पहली बात तो ये है। और उसमें चूंकि वो रैंकिंग का बहुत महत्व होता है, अब अगर रैंकिंग बच्चा नहीं लाएगा तो अब यानी ये क्राइटेरिया तो पहले ही था, ये इसमें कुछ खास बदलाव नहीं जी। पर डॉक्टर साहब ने एक बात और कही है कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है, जो फॉरेन से कुछ बच्चे पढ़ के आते हैं, क्योंकि वहाँ डिग्रियों के नाम भी अलग अलग है। वहाँ पे जो अपना एमडी है वो एक ओडिशा जगह है यूक्रेन में, वहाँ पे उस डिग्री का नाम एमडी है, पर है वो ग्रेजुएशन की डिग्री। तो इस तरह का एक पैरामेडिकल टेस्ट किया गया है अपनी सरकार ने, वो एक एग्जाम है, उस एग्जाम को जो FMG नाम का एक एग्जाम है, उस एग्जाम को पास करना पड़ता है। तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनको टफ बहुत कर दिया।
हो सकता है टफ हो सकता है किसी के दबाव में हो, जो मेडिकल माफिया है उसके दबाव में हो, लेकिन वो इसलिए जरूरी है कि आप YouTube पे सर्च करिएगा, कुछ ऐसे वीडियो मिलेंगे आपको, बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स मिलेंगे वहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ का किस तरह का माहौल रहता है, बच्चे जाकर वहाँ पे किस तरह की स्थितियां रहती हैं। तो अगर आप वो पढ़ के आ रहे हैं वहाँ से और वहां से पढ़ के आ रहे हैं और हमने उसका चेक एंड बैलेंस भी नहीं किया कि इन्होंने क्या पढ़ाई करी है, तो वो कल को अपने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होगा। ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि सस्ते के चक्कर में अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल भी अगर कॉलेज खोल लेंगे और वो कहेंगे 3 लाख में करा देंगे, तो आप क्या वहां चले जाओगे? मुद्दा ये है आपको मेडिकल की डिग्री लेनी है कि डॉक्टर बनना है। डिग्री लेकर आप आ जाएंगे, फिर आप किस तरीके से एग्जाम पास कर लेंगे और आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, लेकिन डॉक्टर तो तभी अच्छे माने जाएंगे ना जब आप लोगों का इलाज कर पाएंगे। और इलाज के लिए लेकिन अब तो नीट क्वालिफाइंग 90% रिजल्ट आ गया, ये भी एक समस्या है। तो ये कुल मिला के एक मेडिकल माफिया का काफी बड़ा हाथ है इसमें, सरकारों का बहुत कम रोल रहा है। हाँ। और आपको बताएं कई पॉलिटिकल बैकग्राउंडर हैं जिनके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो कह रहे हैं बेरी साहब, और ये हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी है, ये तो शुरुआत से है। एक बात और थी कि जैसे 8 साल का समय जो है ना, 65 साल में बना 8 साल का समय बहुत कम है, क्योंकि जब बिल्डिंग की फाउंडेशन जो बनती है, फाउंडेशन के ऊपर ही पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो शुरुआत में देखिए अभी जैसे भोपाल में एक अब टोटल अपने पास 11 वो हो गए हैं, ये जो एम्स 11 एम्स हो गए हैं टोटल, इसमें 9 या 11 हो गए हैं, पहले 5 थे। तो ये एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में भी एक एम्स हो गया है और भी कई राजधानियों में एम्स हो गए हैं, तो उससे फायदा तो मिला है कहीं ना कहीं, और उस लेवल की जो चिकित्सा शिक्षा है और चिकित्सा की व्यवस्था है वो मिलने लगी है उन शहरों में। ठीक है मोहम्मद रफीदा जी, ठीक सर मोहम्मद रफीदा जी, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहले भी कमी थी और आज भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं। हालांकि कुछ इनॉग्रेशन हो गए हो, शिलान्यास हो गया हो, उद्घाटन हो गया हो, लेकिन वो धरातल पर नजर आते नहीं है, ऐसी एक स्थिति भी बनी हुई है। अगर और दूसरी तरफ ये स्थिति है कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना भी बच्चा चाहता नहीं, क्योंकि उसका क्राइटेरिया हो सकता है या तो टफ हो या फिर ऐसा हो सकता है कि वहां की फैकल्टी की व्यवस्था बेहतर ना हो, ऐसी भी स्थिति अगर हो सकती है। हालांकि मुझे ये जानकारी बहुत है नहीं। क्या कहेंगे रफीदा साहब, क्योंकि ये दो स्थिति पुरानी सरकार करके गई और इसमें बहुत जल्दी बड़ा परिवर्तन आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें माफियाओं का बड़ा बोलबाला है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड के तमाम प्राइवेट कॉलेजेस पहले भी थे, आज इनमें संख्या और बढ़ गई होगी, हो सकता है जी। 400 सरकार खुद कह रही है कि 400 पिछली सरकार में खुले हैं, जो 60 साल 65 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा है उनमें जो सभी सरकारें हैं, हालांकि 50 साल हमारे हैं, 15 वर्ष जो विपक्ष की दूसरी पार्टियां हैं उनके रहे थे। तो मेडिकल कॉलेज तो रहे हैं, और पढ़ाई की बात है, जहां तक शिक्षा की बात है, ऐसा नहीं स्कूलों में ही एक शिक्षा मिलती है, सही मिलती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पढ़ाई सही नहीं है। देखिए जितने मैं एक बात बताऊंगा, जो आईएएस और आईपीएस आते हैं अधिकतर ग्रामीण परिवेश से आते हैं। आईएएस जितने आते हैं ग्रामीण परिवेश से आते हैं, क्यों आते हैं ग्रामीण परिवेश में? क्या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वो? क्या जो एपीजे अब्दुल कलाम जो बने थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बने हैं, वो भी ग्रामीण परिवेश से थे, दूर दराज के गाँव से। तो ऐसा नहीं सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं है, सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा है। पिछले 8 वर्ष में ये सरकार अगर कहती है हम तो अभी आइए, 8 वर्ष में सरकार ने क्या किया है? 8 वर्ष में कई इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया इन्होंने। देखिए घोषणाएं करने में कुछ नहीं। मैं एक और बात बताऊंगा घोषणा के लिए, अभी मैंने पहले भी कहा था, हालांकि वो लीक से हटकर है, कि प्रधानमंत्री को आपने देखा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पिछले चुनाव में क्या कहा था कि मैं कल कब्रिस्तान के साथ शमशान बना दूंगा। दुर्भाग्य से पेंडेमिक आया और पेंडेमिक में हमें शमशान की जरूरत पड़ गई। नहीं चाहिए ना सर प्लीज। नहीं मैं एक लाइन बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री की तरीका क्या है। वो बोलते हैं और निकल जाते हैं, उसमें अमल नहीं करते। अगर एक विद्युत शब्दाग्रह, मैंने पीछे भी डिबेट में 2-3 डिबेट में कहा था, कई चैनल पे कहा था, विद्युत शब्दाग्रह एक सवाल जो बेरी साहब ने कहा, एक बात जो बेरी साहब ने कही, आप बताइए ना, स्टेट के हाथ में प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो तो स्टेट के हाथ में, कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर स्थिति क्या है बताइए आप। अब इसका जवाब दीजिए, वहां पर कितना रेगुलेशन है, वहां पर कितना आपने चीजों को रोका है, और वहां पर प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीसेस हैं वो कम है क्या? आप बताइए, एक स्टेट का एग्जांपल दीजिए और उसके मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए सर। नहीं मैं डाटा लेके नहीं बैठा, बाकी हमारे यहाँ तो ऐसा है कुछ नहीं, कहीं भी नहीं है। शिक्षा मेन बेसिक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार की बात है कि ये शिक्षा
दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है छात्रों को, और वहां से प्राइवेट कॉलेज सारे स्टेट के हाथ में छोड़ दिए उन्होंने, तो कम से कम उस पर आपकी सरकार ने क्या किया? राजस्थान के अंदर आप उस वक्त रफेदा साहब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान के अंदर कई मेडिकल कॉलेजेस हैं और उसमें कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर सीटों को बेचा जाता है और करोड़ों में ऐसी उसमें डीलिंग होती है बच्चों को लेकर, तो फिर वहां पर रेगुलेट करना चाहिए था आपको। अगर आप वाकई में ये कहते हैं कि सामने वाले ने एक स्लैब को हटा दिया, सामने वाले ने बैरिकेडिंग हटा दी है, तो आपकी गवर्नमेंट को उसमें रोल अदा करना चाहिए। गहलोत सरकार क्या कर रही है बताइए? नहीं, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट जब क्राइटेरिया ही हटा देती है तो प्राइवेट कॉलेजों को, ये तो सेंटर में भी लागू होता है ना। आप शिक्षा नीति ला रहे हैं, शिक्षा नीति ला रहे हैं तो शिक्षा नीति में बाउंड करिए ना, निजी स्कूलों को, निजी कॉलेजों को, सबको बाउंड करिए ना। की एंट्री आपने करवा दी, गवर्नमेंट कह रही है सेंटर वाली, तो आप भी करवा देते हैं। अरे हमने कहा करवाई, ओके सर, ओके। राजपुंज जी कुछ कह रहे हैं, राजपुंज जी अपनी बात रखते हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं अनुपम जी, इसका जवाब दीजिएगा। हैरानी है कि प्राइवेट कॉलेज की संख्या बढ़ गई लेकिन वहां फीसेस बढ़ गई है, कहिए कौन सा? जी हेमंत जी, देखिए सबसे आसान काम होता है किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना कि आपने क्या किया है, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, उन्होंने क्या किया हम उस पर देखना चाहते हैं। तो यही चल रहा है इस देश में कि एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान चीज होती है, लेकिन आप क्या ग्राउंड लेवल पे करते हैं वो जनता को उससे लेना देना है। जनता को कोई लेना देना नहीं है आपने 70 साल में क्या किया, आज 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया या केंद्र सरकार ने क्या किया। 2 साल उसमें कोरोना खा गए, ठीक है, उसके अंदर देश की अर्थव्यवस्था जो ऊपर चल रही थी वो आज डगमगा गई, उसकी वजह से पूरा देश त्रस्त है, आज बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा पैटर्न हो गया। लेकिन इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए हर चीज को देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ ऑपोजिशन को चाहिए कि सरकार के साथ जो इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं उन पर साथ दिया जाए, ना कि आप जो जनता पैसा लगता पार्लियामेंट के अंदर वहां पर आप बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, वहां पे आप जूते चप्पल और पता नहीं क्या क्या अखबारें एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, कभी टेबलों पर चढ़ जाते हैं। जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तब तो आप कुछ करते नहीं है और फिर आके बीच में ऐसे उसके ऊपर आरोप लगाने लग जाते हैं, तो बहुत ही आसान होता है इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाना। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार को नहीं चाहिए, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, फिर आप ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसे कदम उठाने होते हैं, सरकार की है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागती है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागती है काम करने के लिए। प्रधानमंत्री दूसरे पे उदाहरण देते हैं, दूसरों पे तोहमत लगा देते हैं और आप बच नहीं करना चाहते हैं। नहीं, आपकी सरकार जब रही पूरे आपकी सरकार भी रही ना, 70 साल आपने भी देश को सींचा। जब एक गाड़ी को आप रवा करते हैं, इंजन को नया लेके आते हैं, 70 साल आपकी गाड़ी ने चला, इंजन को क्रॉस किया, नई गाड़ी आई है, 10 साल का बात करिए ना, सरकार में कितने बने आप ये भी बता दीजिए। अटल बिहारी सरकार एक नई गाड़ी का 18 साल तो आपके भी हो गए ना सर, 18 साल आपके इस सरकार के हो गए, सरकार जो है 18 साल में इन्होंने क्या किया है? आप तो सीनियर है, आप इतनी बड़ी पार्टी के आप नेता हैं, इतनी बड़ी पार्टी के नेता है जिसमें पार्टी में 70 साल 18 साल भी हो गए सर, तो उसमें भी कंपैरिजन कर लें रफेदा साहब, तो आप पीछे रहेंगे, आप पीछे रहेंगे सर, क्योंकि कहाँ 18 साल में 300 कॉलेजेस बना दिए और कहाँ 60 साल में 400 ही रह गए। ये भी एक स्थिति है ना सर, ठीक है। देखिए ना, हमारा विपक्ष, देखिए रफेता जी, हमारा विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना अच्छा कभी हमारे देश के लिए, वो अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार से आपको उनका साथ भी देना चाहिए जहां जहां जरूरत होती है। तो ये नहीं कि देश यही चाहता, ये देश ये नहीं चाहता कि आप टेबलों पे चढ़ जाए और वहां पे वो अखबारें फेंके और जूते चप्पल फेंके। जब ऐसी बात है, देश का पैसा लगा होता है, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट सेशन चलता है, देश का पैसा लगा होता है, टैक्सपेयर का पैसा होता है। प्रधानमंत्री जैसी बात करेंगे वैसा ही जवाब मिलेगा विपक्ष से। ठीक है, लोगों को लाया गया यहाँ, पहले भी यहाँ राहत कार्य हुए, पहले नहीं हुए क्या? बच्चों को लाए नहीं क्या यहाँ इससे पहले? ठीक है सर, ओके सर, ओके, आ रहा हूँ रफेदा जी, आ रहा हूँ। अनुपम जी को जोड़ लूं, बीजेपी के प्रवक्ता है, राजपुंज जी नहीं है, ओके। अनुपम जी जवाब दीजिए, बनारस के बच्चों को ही बुलाया जाता है, जवाब ये भी दीजिए जरा, ठीक है। राहत बचाव के लिए उन्हें भारत लेके आए हैं, तो आप बनारस में छाड़ के उत्तर प्रदेश के लोगों को बनारस की चुनाव की में लाके बिठाते हैं आप। ओके रफेदा जी, मैं आ रहा हूँ, एक बार अनुपम जी को जोड़ लूं। राजपुंज जी आ रहा हूँ, राजपुंज जी प्लीज। अनुपम जी, ये जो स्थिति बनी हुई है कि एक तरफ संकट है, यूक्रेन से बच्चे लौट रहे हैं, वो संकट की घड़ी से निकले हैं, और फिर यहां पर भी ये जिक्र कर देना देश के प्रधानमंत्री का, अरे अगर कुछ है हिंदुस्तान के अंदर तो फिर वो दिखे,
और फिर बच्चे यहां से जाए ना, ये स्थिति होनी चाहिए। न केवल ये बताना कि आपकी सरकार जो पुरानी थी हिंदुस्तान के अंदर, उसकी वजह से हम यहां पर आपको बाहर जाना पड़ा, आपके माता पिता को कष्ट हुआ। देखिए हेमंत जी, जहां तक बात है, मैंने आपको पहले अभी अपने वक्तव्य में बताया, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, आज देखिए 70 साल जो है कांग्रेस सरकार ने इस देश पे राज किया, और उसमें अगर आप आंकड़ा निकालेंगे, जो 7 सालों का और 70 सालों का डिफरेंस निकालेंगे, तो आपको रेशियो मिलेगा कि इस भारत सरकार में जब मोदी जी की सरकार है, तब मोदी जी ने क्या किया। पहली बात, जिस तरह सैनिकों के लिए हम लोग 1 रैंक 1 पेंशन लेके आए थे, हमने बच्चों के लिए भी 1 नेशन 1 एग्जाम का हमने जो लागू किया हुआ, जिससे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ज्यादा फीस का कोई दिक्कत ना हो, किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो, और एक एग्जाम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। 70 साल में जितने वो काम होना चाहिए था जिस आयुष्मान योजना के चलते आप पीठ थपथपा रहे हैं। बेदी साहब ने जो बात कही उस पर आपको गौर करना चाहिए कि शिक्षा के स्तर में भी शिक्षा को लेकर भी कुछ ऐसे प्रावधान आपको करने चाहिए थे, जो आप मेडिकल सुविधा देने के नाते आयुष्मान योजना को लाकर सामने खड़ा कर देते हैं। ऐसा कुछ करना चाहिए आपको। हेमंत जी, हम लोगों ने किया 2014 में, आपने देखा होगा देश में जो सीटें थी वो 90,000 से कम सीटें थी। बीते 7 वर्षों में अगर हम मेडिकल कॉलेज की सीटें को देखेंगे तो 60,000 नई सीट जोड़ने का मोदी सरकार ने किया था। उत्तर प्रदेश में 2017 तक जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज थे उसमें 1900 मेडिकल सीटें थी। इस समय 1900 मेडिकल सीटें अपनी जोड़ी गई है। मेरा ये कहना है कि इस समय जितने अधिक से अधिक हम चाहते हैं लोगों की पढ़ाई हिंदुस्तान में हो, लोगों को हमारे स्थिति आज भी वैसी है जैसे पहले थे। अनुपम जी, मैं इस वजह से पूछ रहा हूं क्योंकि एक आंकड़ा ऐसा है 2021 का 16 लाख कैंडिडेट्स हैं। एमबीबीएस की सीट कितनी है सर? तकरीबन लाख। बताइए कैसे व्यवस्था बनेगी इन सारी चीजों को लेकर, और उस 1 लाख के अंदर भी क्या व्यवस्था गवर्नमेंट की ओर से होती है और क्या व्यवस्था प्राइवेट कॉलेजेस की ओर से होती है? देखिए 2014 में 90,000 से कम सीटें थी। आज 7 सालों के अंदर हमने 60,000 नए। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ। एक आखिरी कमेंट में ले लूँ बेरी साहब से, फिर मेरे को विराम देना होगा चर्चा को। बेरी साहब, मेरा ये भी सवाल, क्योंकि आपने भी कहा कि स्टेट को फ्री छोड़ दिया, कोई स्लैब नहीं, कोई बैरिकेड नहीं, तो इसमें सभी शासित प्रदेशों की जो गवर्नमेंट है उनका पूरा इसमें रोल होता है। बेरी साहब दोबारा करेंगे, आवाज क्लियर नहीं है। बेरी साहब आपसे सवाल है मेरा। आप दोबारा सवाल करेंगे क्योंकि सवाल जी बेरी साहब, मेरा ये कहना है, सवाल मेरा ये है कि क्या ये स्थिति जो आपने कहा कि स्टेट को फ्री छोड़ दिया, पहले कोई बैरिकेड्स हुआ करते थे, अब कोई बैरिकेड्स नहीं है, यही वजह है कि वहां पर बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ गई और प्राइवेट कॉलेजेस को इसका फायदा मिलता चला गया, तो ये काम स्टेट की गवर्नमेंट भी कर सकती है, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये जो है इससे आज एक समय आ गया है कि क्योंकि एक अफसोसजनक बात है कि इस मुद्दे पे, क्योंकि यूक्रेन में लोग फंसे हुए हैं, हमारे विद्यार्थी यंग जो स्टूडेंट्स हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया का फ्यूचर है, और उसके वजह से हम ये सबको डिस्कस कर रहे हैं। मगर ये वक्त आ गया है कि हमें एक व्हाइट पेपर और सर्वदलीय एक कमेटी बनानी चाहिए, इसमें बैठना चाहिए कि स्टेट का रोल क्या होगा और सेंटर का रोल क्या होगा। अब इसके अंदर मैंने कहा कि इसको पॉलिटिक्स के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, तो स्टेट में भी प्रॉब्लम्स हैं और सेंटर में भी प्रॉब्लम्स हैं। मगर ये अब अगर सेंटर अलग से सोचेगा कि हमने प्रॉब्लम अलग से इसको देखना है, स्टेट में अलग से देखना है, और या ये कोई विपक्ष के स्टेट से अलग से सोचे, तो ये दुर्भाग्य पूर्ण की व्यवस्था है, और इससे हमें बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये तो तय है कि कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट मजबूरी के वजह से ही बाहर जा रहा है, वाकई, अदरवाइज वो अपनी खुशी से बाहर नहीं जाता। करेक्ट जी, समस्या तो है। ठीक है, रफीदा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? रफीदा जी अपनी बात कर दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा, एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा समय लूंगा। कि देखिए चर्चा हमें जो बच्चों के रेस्क्यू पे करनी चाहिए, रेस्क्यू में जो सरकार नाकाम रही है, प्रधानमंत्री बड़ी सफाई से उन्होंने शिक्षा नीति की तरफ लेकर, क्योंकि वो नाकाम रहे हैं। असल समस्या वहां से रेस्क्यू करके छात्रों को लाने में हम नाकाम रहे हैं, उसको घुमा दिया जाता है, आप शिक्षा नीति पे लेके आते हैं उसे। तो गजब तो ये है सरकार।
आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ओके, राजेश जी कुछ कहना शायद, राजेश जी कहिए। जी, ये कहना था कि जो अभी रफी साहब कह रहे हैं कि रेस्क्यू का जो नाकाम रहे हैं, रेस्क्यू का इससे अच्छा उदाहरण कहीं मिल ही नहीं सकता है। जिस तरह से 4 कैबिनेट मिनिस्टर इन्होंने भेज दिए, चारों कैबिनेट मिनिस्टर्स अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं उनको रिसीव किया जा रहा है, और कुछ बच्चे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वो जो जिनके पेरेंट्स ने जो बोला वो 1-2 लोग बच्चों के स्टेटमेंट नोटिस सीधे आए, बाकी सारे बच्चों के बड़े अच्छे आए। उन्होंने रफी साहब कह रहे हैं रोमानिया के मेयर के साथ उनकी क्या कहासुनी हो गई, वो ये जिक्र करना शुरू कर रहे हैं। पर आप देखिए ना, अब आप फिर भी देखिए सिंधिया वहां जाके लड़ तो रहे हैं कम से कम। मतलब विदेशी धरती पे भी लड़ रहा है आदमी आपके बच्चों के लिए। ये हमको खुश होना चाहिए कांग्रेस भाजपा के की विचारधारा से ऊपर उठकर हमको ये देखना चाहिए काम बहुत अच्छा हुआ है। इतना अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन हमें नहीं लगता कोई दूसरी पार्टी रहती तो हो पाता, क्योंकि जी जी 2013 में भी देखिए हेमंत जी, छोटी सी बात, 2013 और 2018 दोनों बार केदारनाथ में हम फंस चुके हैं, और 2013 में हमारा क्या हाल हुआ था, 4 दिन सड़क पे पहुंचने में लगे थे, और 2018 में 4 घंटे में। तो इसलिए रफी साहब और कोई कुछ भी कह ले, जो भुक्तभोगी है जिसने केदारनाथ का हादसा देखा है उसको उससे पूछो आपकी रेस्क्यू ऑपरेशन क्या होता है। आप हेलीकॉप्टर के जो आपने पर बॉडी उठाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पे जाते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, और इसमें हम अगर इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इसी कारण से शायद मोदी ने ये वाली बात उठा दी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये खराब लगा होगा, तो उन्होंने ये बात इसलिए शायद उठा दी कि शिक्षा नीति वाली बात या क्या डाइवर्ट करने की कांग्रेस पार्टी के नेता कहेंगे डाइवर्ट करें। रफीला जी ने कही बात, क्या वो डाइवर्ट कर रहे हैं, उनका ये बयान डाइवर्ट करने के लिए? जी 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 चलिए ठीक है, वक्त की बेहद कमी है, चर्चा को विराम दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेरी साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम मेहमान हमारे साथ जो बने रहे। पुन साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश आपका शुक्रिया, रफीला साहब आपका बहुत शुक्रिया, अनुपम हमारे साथ जुड़े, अनुपम जी आपका शुक्रिया। लेकिन दमदार बहस में जिक्र इस बात को लेकर कि न केवल यूक्रेन संकट के वक्त इसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये स्थिति वर्तमान में भी और पुरानी सरकार में भी बनी रही कि बच्चों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ता है, एक ऐसे देश में जाना पड़ता है जहां पर फीस कम है, यहां पर फीस ज्यादा है। क्यों नहीं हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने जहां पर मेडिकल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो आसानी के साथ पढ़ सके और फिर उसका फायदा हिंदुस्तान की ही आवाम को मिल सके। लेकिन हैरानी है 70 साल होने जा रहे हैं हिंदुस्तान को आजाद हुए, उसके बावजूद भी यह स्थिति बनी है कि बाहर जाके पढ़ना पड़ता है और बाहरी सेवा देनी पड़ती है। इसके साथ नमदार में इसमें इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।